हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। जी हाँ, जिसमें बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी। ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्कूल के लिए और हमारे टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं बताता हूँ 34 साल में बाद हुई। इससे पहले की जो आपकी थी वो 1986 की पॉलिसी थी। उसके बाद अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनकर तैयार हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस पहले भी आ चुके हैं और संशोधन हुए हैं, जैसे आपका एनसीएफ 2005 है और 2002 है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं पहले। लेकिन एक पूरा ड्राफ्ट इसी तरीके से एक नई पॉलिसी जो हमारे सामने है वो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से। तो चलेंगे, बात करेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या मेजर चेंजेस हायर एजुकेशन के अंदर आए हैं, क्या मेजर चेंजेस आपके प्राइमरी लेवल पर आए हैं, तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके विजन की कि विजन क्या है। मैं आपको बताता हूँ, 3 विजन इन्होंने रखे हैं। एक तो ये कि आप इक्विटेलिबिलिटी रखें, यानी इक्वालिटी रखें नॉलेज के अंदर, या फिर बच्चों को हायर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, सबको हायर क्वालिटी, यानी क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा आपका विजन इन्होंने दे रखा है कि हम फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रेस्पेक्ट दें। यानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर दूसरा विजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यानी किसी भी आप स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसका फर्ज होगा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट दे और उसे फॉलो करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने राइट्स को समझे। इसके बाद उन्होंने स्किल्स, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन की बात की है, यानी स्किल्स होने चाहिए बच्चे के अंदर और वैल्यूज का होना चाहिए वो ह्यूमन, ताकि वो अपने ह्यूमन राइट्स पता कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपनी जो वेल बीइंग है, अपने जीने का साधन है, वो जुटा सके एज अ ग्लोबल सिटीजन। इसके बाद की प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल इसमें यही है कि रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें डाइवर्सिटी की, यानी हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है। लोकल कॉन्टेक्स्ट की आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज को महत्ता दी जाएगी। इक्विटी एंड इंक्लूजन, इक्विटी होना चाहिए, यानी सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाएगा और सबका इंक्लूजन किया जाएगा। चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने इसका बहुत जिक्र किया है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जरूरी है किस चीज के अंदर, आपका एजुकेशन के अंदर। एम्फेसाइजिंग कंसेप्चुअलाइज अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आपका रट्टाफिकेशन चल रहा है वो बेसिकली पहले भी है, ये कोई नई बात नहीं है कि हमें रट्टाफिकेशन को हटाना है, इसे आगे तक इसे नहीं लाना है। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी के अंदर, जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि हालांकि हमारी सारी एजुकेशन पॉलिसीज में ये लिखा है कि हम रोड क्रैमिंग सिस्टम को खत्म करेंगे, बट ये प्रैक्टिकलिटी के अंदर पूरा नहीं होता। अब इस पॉलिसी को भी हम देखेंगे कितना इंप्लीमेंट होता है, उस पर बात ग्राउंड लेवल पर कितना पहुंचती है ये देखते हैं। लेकिन बहुत पॉजिटिव चीजें हैं इस पॉलिसी के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कंसेप्ट से समझेंगे, रट्टाफिकेशन को दूर करेंगे। यूनिक कैपेबिलिटीज, यानी बच्चे के अंदर जो यूनिक कैपेबिलिटी होगी उसे पहचानेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता हूं तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक। और इसके बाद है आपका ये कंटिन्यूअस रिव्यू बेस्ड ऑन सस्टेनेबल रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्सपर्ट, यानी इस चीज का भी क्या होता रहेगा, रिव्यू होता रहेगा कि ये सारी चीजें चल रही हैं या नहीं। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, यानी आप इसे जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर जो आपकी प्री नर्सरी अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है उसके बारे में भी बोला गया है कि 3 से 6 साल तक एक्सेस फ्री रहेगी, फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी दी जाएगी। और ये जो आपकी आंगनवाड़ी होती हैं, प्री स्कूल जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि चीज़ों को समझा जा सके। जैसे कि फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम बनाया गया है, आगे बात करेंगे इसकी भी। ये क्या है, फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी क्लास क्या है, मैनीफेस्टेड क्या है, ये बात करेंगे आगे। देखेंगे आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में ही देखेंगे पहले। यस, ये देखिए आप,
पहले जो एग्जिस्टिंग एकेडमी स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था आपका, यानी 10+ का आपकी स्कूलिंग थी। फिर आप 2 ईयर्स आपके 11th और 12th जिसमें आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसे बदल दिया गया है। अब इन्होंने क्या किया है, अगर आप देखेंगे कि पहले 5 साल जो है फाउंडेशनल स्टेज में डाले गए हैं। पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में, जिसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाएगी। सिर्फ ये काम होगा 5 साल तक। यानी अगर हम बात करें पहले 3 साल, जो पहले इन 5 सालों में से पहले 3 साल जो होंगे वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और आपके बाल वाटिका को जाएंगे। 3 से ये उम्र होगी आपकी 3 साल से 6 साल तक। इसके बाद आपका देखिए 6 साल से 8 साल तक 2 वर्ष होगा, यानी ये आपकी कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए। यानी जब बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 2 में होगा तो तब भी उसका यही होगा कि मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी की जाएंगी और सब, मतलब अभी इतना पढ़ाई का प्रेशर इस 5 साल तक बच्चे को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आएगी आपकी, देखेंगे आप, वो प्रीपैटरी स्टेज होगी। प्रीपैटरी स्टेज 3 साल की होगी, जिसके अंदर प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। अब यहाँ पे क्लासरूम में पहुंचा दिया जाएगा। यानी अगर आप बात करें कक्षा 3 से 5 तक की बात है ये, और जब बच्चा 8 साल से 11 साल तक का होगा तो ये प्रिपरेटरी स्टेज पर होगा। यहाँ पर बच्चे को जो स्कूल के अंदर ही यानी क्लास में ली जाएगी। अगर पिछले जो 5 साल हैं वहां पर अभी कोई भी एकेडमिक या फिर स्कूली लाइफ नहीं होगी कह सकते हैं, बस वहां पे आपको खेल के ऊपर ही सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर पढ़ाई के साथ खेल भी होगा, दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। फिर जो आपका मिडिल एज आएगा, जो आपका 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक होगा, 11 से 14 साल तक का बच्चा वहां पर रहता है। वहां पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी इन द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज। यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चा क्या पढ़ेगा, ये ध्यान देखना। 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चा आपको साइंस में इंटरेस्ट, साइंस पढ़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, सोशल साइंसेस पढ़ेगा और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ेगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेज होगी आपकी वो 4 इयर्स की होगी, जो 9th क्लास से 12 तक होगी। 9th क्लास से 12 तक होगी। यानी पहले ये था कि 11th और 12th एक थी, अब इन्होंने 9 से 12 तक एक चीज कर दी है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। यानी अब हम चॉइस ऑफ सब्जेक्ट आपका 9th क्लास से ही कर लेंगे। पहले क्या होता था कि आपको 10th क्लास तक पढ़ना होता था और फिर आपको 11 से चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मिलता था। अब ये चेंज होके 9th क्लास से ही हो गया है। चलिए देखेंगे आगे। ये एक आपका था इंपॉर्टेंट, करिकुलम में रिडक्शन किया गया है। कोर एसेंशियल्स चीजें ज्यादा देखी जाएंगी, यानी करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट टू बी रिड्यूस टू इट्स कोर एसेंशियल्स। यानी करिकुलम में बहुत कमी की जाएगी, यानी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें होंगी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस भी चलेगा, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। यानी आपके जो क्रिटिक्स यानी क्रिटिसाइज करने वाली थिंकिंग जो हमेशा जिंदा रहनी भी चाहिए एजुकेशन के अंदर, वो ज्यादा बढ़ेगी। इंक्वायरी बढ़ेगी, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस बेस्ड ऑन टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स फॉर होलिस्टिक एजुकेशन। यानी होलिस्टिक एजुकेशन के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, यानी यहाँ पर किताबों से ना पढ़कर बल्कि बच्चे और टीचर आपस में इंटरेक्ट होकर ही पढ़ाई करें ज्यादा, तो ये ध्यान होगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेंगे बच्चे। फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, क्लासरूम फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड डीपर स्टूडेंट लर्निंग, ताकि बच्चा एक्सपीरियंस कर करके सारी चीजों को अच्छे से समझेगा। आगे देखेंगे, थोड़ा ये भी देख लेंगे, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि हेल्थ चेकअप्स होंगे एनुअल, यानी हर साल बच्चों के हेल्थ चेकअप किए जाएंगे। रिड्यूस वेट ऑफ स्कूल बैग्स, यानी जो बहुत बड़े बड़े बैग्स और इतना वेटेज होता था बैग्स के अंदर, उसे कम किया जाएगा। ये बहुत जरूरी था। हम देखते थे छोटे छोटे बच्चे, इतनी उनका खुद का वेट नहीं होता जितना उनका बैग्स का वेट होता है, और वो बैग्स पेरेंट्स को उठाना पड़ता है। तो इतना बैग के अंदर, मतलब किताबों को कम किया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस ज्यादा चलेंगी। मैंडेटरी स्किल्स होंगे, हेल्थ और वेलनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हायरिंग काउंसलर्स इन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, यानी काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों को अलग से काउंसलर को बुलाया जाएगा। बहरहाल तो ग्राउंड लेवल पर बहुत बुरी हालत है, टीचर्स नहीं है, काउंसलर्स कहाँ से आएंगे। लेकिन ये ग्राउंड पर अगर हो जाए तो एजुकेशन, मैं समझता हूँ कि
इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट ही इस चीज़ को अरेंज कराएगा। फोकस ऑन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे हैं डिसेबिलिटी के साथ उनमें अलग फोकस किया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा पहले से ही चल रहा है, उस पर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें आप देखेंगे इनोवेटिव पैडागोजी, यानी पढ़ाने के तरीके इनोवेटिव होने चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल इंक्वायरी डिस्कवरी, यानी पढ़ाएं तो ऐसा पढ़ाएं कि बस बहुत अच्छा एकदम बढ़िया करके सारी चीज़ें देख के। इंटेग्रेटेड पैडागोजी, आईटीसी का यूज़ होगा। प्रमोशन ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग का प्रमोशन किया जाएगा, यानी आपस में बच्चे एक दूसरे से सीखें, जो से सीखें। बैकलेस डेज होंगे। यूज़ ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी यूज एंड इंटेग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटेग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पेडागोजी इन क्लासेस, 6 से 12 की क्लासेस में ये चीज़ चालू कर देंगे टेक्नोलॉजी को। इसके बाद आप देखेंगे टेक्स्ट बुक का क्या इन्होंने किया है। खैर ये तो ज़्यादा डीपर है, आपको इस ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप का आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग होगी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे को मिडिल स्टेज की हमने बात की थी ना अभी, तो आपके 4 स्टेजेस हैं आपके। तो एक तो आपका फाउंडेशनल है, प्रीपेटरी है, फिर मिडिल है और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज है। तो मिडिल स्टेज पर बच्चों को कोडिंग करानी भी सिखा देंगे कि मतलब कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो जाएगा इस एज के अंदर आके। मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इसी एज में आपको क्या करेंगे ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बना देंगे। मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि बच्चे मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे इस उम्र में आके। ये देखेंगे की स्टेज ऑफ असेसमेंट, सेंसस असेसमेंट एट स्टेज इन क्लासेस 3 टू ट्रैक अचीवमेंट। यहाँ असेसमेंट किया जाएगा अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल एलओज, और आपका जो ये क्रैमिंग सिस्टम है इसे हटाया जाएगा। रिजल्ट्स ऑफ स्कूल एग्जामिनेशंस, यानी स्कूल का भी एग्जाम होगा कि स्कूल कैसा चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी पहले तो बच्चों का एग्जाम होता था, अब स्कूल का भी एग्जाम होगा कि वो स्कूल ये मापदंडों पर पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में भी बात की जाएगी। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये जरूरी है बात को समझना कि अब हमारे रिजल्ट कैसे होंगे। स्टेट्स एंड यूनिटरी टेरिटरीज टू redesign प्रोग्रेस कार्ड्स इन स्कूल्स टू मेक देम होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टीनेशनल रिपोर्ट, यानी हर तरीके से रिपोर्ट हमारी ऐसे, मैंने जैसा आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि हमारे जो मार्क्स हैं हमें पूरी 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करे, यानी हम अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे, यानी एग्जाम इस तरीके से होना चाहिए। प्रोग्रेस कार्ड विल बी इंक्लूडेड सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट, यानी आपके जो प्रोग्रेस कार्ड में है 3 कॉलम होंगे। टीचर का असेसमेंट भी होगा, बच्चे का खुद का भी सेल्फ असेसमेंट वो करेगा, और पीयर असेसमेंट भी होगा, यानी आपस में एक दूसरे का आकलन भी किया जाएगा। तो ये भी जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे आते हैं कि आप पेरेंट्स का भी डेवलपमेंट देखा जाएगा इसके अंदर, यानी पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं बच्चे की एक्टिविटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो मैं समझता था ये होना चाहिए और ये हुआ। मल्टीलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, जो मैं पर्सनली बच्चों को देखता हूँ कि हम सारे स्कूलों में देखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, सारे इंग्लिश से पढ़ाए जाते हैं। मदर लैंग्वेज कुछ और होती है, बच्चा पढ़ने लगता है इंग्लिश, बच्चा रटने लगता है और कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5, यानी 5वीं क्लास तक आपकी कौन सी लैंग्वेज रहेगी, होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज जो वहां पे चल रही होगी, इसके अलावा कोई और सी। अब ये नहीं कि बच्चा हिंदी से है, बच्चा मराठी बोल रहा है, बच्चा गुजराती बोल रहा है और तुम इसे इंग्लिश सिखा रहे हो, तो फिर उसे कंसेप्ट तो समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि उसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती। और ऐसा होता है, जितने भी हमारे ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, यहाँ मैं देखता हूँ बच्चे इंग्लिश ना आने की वजह कंसेप्ट नहीं समझ पाते, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। ये 8वीं क्लास तक भी होता है, प्रेफरेबली 8वीं क्लास तक भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करेगा स्कूल टू स्कूल या फिर स्टेट टू स्टेट। द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ऑफ फन एक्टिविटी टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट, यानी लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत की भाषाएं हैं, उसे फन प्रोजेक्ट से कराया जाएगा, यानी एक्टिविटी बेस्ड
ताकि हर बच्चा इसमें पार्ट ले। 3 लैंग्वेजेस टू बी टॉट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट, यानी 3 लैंग्वेजेस होंगी जैसे कि पहले भी है, 3 लैंग्वेज दी जाएंगी ऑप्शन। ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल्स एज ऑप्शंस। ये आपकी जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, संस्कृत वगैरह, ये सब ये इनका ऑप्शन दिया जाएगा, अगर लेना होगा तो ले लेंगे बच्चे। टीचर्स की बात करेंगे अब हम। टीचर्स, ये जो मेन काम है, टीचर्स कैसे बनेंगे हम, मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं क्लास के बाद 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट टीचिंग एट लोकल स्कूल्स बाय 2030। यानी अब चाहे कोई से भी स्कूल में आप जाएं, बीएड और टेट जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो। बाकी देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या होता है। इसके बाद अगर किसी ने कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे किसी ने बीकॉम, बीएससी, बीए कर रखा है, अब उसे टीचर बनना है तो बेसिकली वो 2 साल का बीएड आराम से कर लेगा। इसके बाद 1 साल का बीएड किसके पास है, या जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन की हो, 4 साल की जो रिसर्च के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके ये है ना रिसर्च, जो जिन्हें रिसर्च करनी है, जिन्हें नौकरी करनी है, वो 3 साल तक का अपने ग्रेजुएशन है, और जिन्हें रिसर्च आगे करनी है उनके 4 साल का ग्रेजुएशन है। तो ये नई चीज़ है हायर एजुकेशन के अंदर। तो मैं बता देता हूँ, जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए 1 साल का बीएड होगा। अब 4 साल का ग्रेजुएशन तो जब होगा जब ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन अब क्या होगा, अब ये जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है और जिन्होंने मास्टर कर रखा है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 1 साल का बीएड होगा। ये इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज आई है। अब एंट्रेंस एग्जाम एनटीए कराएगा, ये ध्यान में फोकस रखना है आपको। एनटीए कराएगा, आप देखेंगे एनटीए कराएगा ये, जैसा कि नेट के एग्जाम होते हैं आपके, शायद आपने करे हो, ये फोकस कीजिए पॉइंट, ये एनटीए कराएगा, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे। ऑल टीचर्स, सब टीचर्स के लिए भाई ये काम करना जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूं, टेट, यानी टेट का जो एग्जाम होगा तो वो ऐसा होगा, उसे स्ट्रेंथ दी जाएगी, यानी आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट का क्या हिसाब है, रिक्रूटमेंट देखेंगे ध्यान से, पहला पॉइंट, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट का, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर सिस्टम, यानी ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर टीचर्स ट्रांसफर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी टीचर का जो ट्रांसफर होगा वो ऑनलाइन होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। पॉइंट 2 पढ़ेंगे स्ट्रेंथिंग टैट, यानी टैट को आप अच्छे लेवल का कराएंगे और अच्छे पेपर होंगे, तो ध्यान रखना कमर कसना, अच्छे पेपर ही आएंगे। फिर इसके बाद है टैग बेस्ड प्लानिंग फॉर टीचर रिक्रूटमेंट, यानी टीचर के रिक्रूटमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, कंप्यूटराइज इस्तेमाल होगा, तो कोई भी धांधलेबाजी का नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्सेज दिए जाएंगे, जो आपके स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन है उसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट मुहैया करे जाएंगे बाय एनसीटीई। इसके बाद आप देखेंगे टेस्ट स्कोर, यानी सब्जेक्ट स्कोर फ्रॉम टेट और एनटीए टेस्ट एंड क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टीचर, यानी मान लीजिए किसी ने टेट क्वालिफाई किया और उसने जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में उसके सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे कंसीडर किया जाएगा रिक्रूटमेंट के अंदर। मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं, आपने टेट दिया और टेट में देखा कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ला रहा है, तो उसे उसी तरफ भेजा जाएगा। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे, क्योंकि आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, सारा आप पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये पीडीएफ है, इसे पूरा पढ़ लेना ताकि आपको सारी एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती क्योंकि वो रेलेवेंस है भी या नहीं हमारे लिए। तो हम देखेंगे, अब इसे सारा आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।